हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर की टोटल दो वीडियोस आपको मिलेगी। इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 50% चैप्टर करेंगे विद मल्टीपल क्वेश्चंस। बहुत सारे हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स की इस चैप्टर के अंदर जो कि आपको मिलने वाले हैं। अगर आप यहाँ देखें, लिस्ट बहुत छोटी है। बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडे के लॉज हैं, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, बहुत सारे तरीके से हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देन लेंज लॉ है, देन टाइप ऑफ इंडक्शन में सेल्फ और म्यूचुअल। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत कम टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी इंडिविजुअल छोटे छोटे टॉपिक बना सकते हैं। वहीं अगर इस साल जो सीबीएसई जो बोर्ड ने सैंपल पेपर लॉन्च किया उसके अकॉर्डिंग देखें तो इस चैप्टर से आपको एक एमसीक्यू मिलने वाला है और एक 3 मार्क का क्वेश्चन मिलने वाला है। इट मीन टोटल 4 मार्क्स का। देखिए ये जो मार्किंग है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकती है। मैं आपको बताऊं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वहीं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करें, डेरिवेशन जो मिलेगा आपको सिर्फ सेल्फ और म्यूचुअल में मिलेगा। लेंज लो पे इंपॉर्टेंट आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बहुत ज्यादा चांस है। 3 मार्क का क्वेश्चन आपका यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। ठीक है, फैराडे के बेसिक लॉ से आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं चैप्टर को शुरू। सबसे पहले बेसिक सी डेफिनेशन आती है कि भाई ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसको हम ईएमआई शॉर्ट में बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आपसे मैं एक एग्जांपल के साथ बता दूं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास ये एक कोयल है। ठीक है, ये क्या है, एक कोयल है। इस कोयल को मैंने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। इसके साथ कोई बैटरी अटैच नहीं है, यानी इसमें करंट का कोई सोर्स नहीं है। और अगर आपसे मैं बोल दूं कि भाई इसके पास मैंने एक मैग्नेट को सबसे पहले रखा, फिर उस मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आया या दूर लेके गया, यानी मैंने इस कोयल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, वेरी किया। और जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, वेरी किया, किसके अराउंड, एक कोयल के, इसके अंदर, इस कोयल के अंदर क्या हो गया, ईएमएफ यानी जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं बच्चों, वो इंड्यूस हो गया, बन गया। और अगर वोल्टेज बन गया और ये सर्किट हमारा क्लोज्ड है तो बच्चों इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लग जाएगा जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोल देंगे। इसी फिनोमिना को हम इस पूरे चैप्टर में डिटेल में समझने वाले हैं और इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिनोमिना इन विच ईएमएफ, ये मेन टर्म है बच्चों, ध्यान रखना, ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ तभी होगा जब क्लोज सर्किट होगा, अदरवाइज ओपन सर्किट है तो हम ईएमएफ वर्ड यूज करेंगे। जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, बनता है कब, बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए क्या जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड या फिर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है। अब नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका सिंबल होता है phi b। जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा बिल्कुल सेम वेजिटीज है। ये क्या होती हैं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी भी सरफेस के नॉर्मली पास हो रही हैं। अब हमने मान लीजिए एक सर्कुलर डिस्क, एक हमने सरफेस एरिया बना लिया। आपको पता होगा हम हमेशा एरिया वेक्टर बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर एरिया वेक्टर किधर बनाते हैं, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जिस साइड से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसी साइड में हम एरिया वेक्टर बनाते हैं, हमेशा आउटवर्ड बनाते हैं। और मान लो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रहा है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे थीटा एंगल पे जा रहा है। तो मैंने कहा भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी लाइनें इस एरिया के अलोंग जा रही है, लेकिन एरिया के अलोंग तो कोई नहीं जा रहा। तो क्या मैं कंपोनेंट कर सकता हूं, यस, कोस वाला कंपोनेंट यूज होगा। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले में आपको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कोस ऑफ थीटा। और जो थीटा है बच्चों, ये क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड ए, एरिया वेक्टर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लेन ऑफ ये जो एरिया नहीं है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर बोले मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग द प्लेन है तो इसका मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है आपका। ठीक है, अगर आपको बोले कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, इट मीन थीटा 0 बन रहा है। ये ध्यान रखना बात है आपने। आप इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो तो आप इसको बी डॉट ए भी लिख सकते हो। और अगर मान लीजिए कहीं छोटे एरिया की बात कर रहे हैं तो हम शायद बी डॉट डी ए वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और वहीं अगर सरफेस क्लोज है तो हम इस तरह का सिंबल भी निकाल सकते हैं टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा जैसे जैसे यूज होगा। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं भाई इसका ऐसा यूनिट। तो मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख लेता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स का।
सिंपल सा फॉर्मूला है बी ए इंटू कोस ऑफ थीटा। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट को डिफाइन करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसका जो यूनिट बना वो बना टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसी का नाम बदल के बाद में रख दिया गया वेबर, या वैसे बोलो कि जो साइंटिस्ट था वेबर उसने टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला, वेबर बोला। यहां से एक चीज आप एडिशनल याद कर सकते हो कि अगर कहीं पर टेस्ला ना लिखे तो टेस्ला को वेबर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है और वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। वहीं डायमेंशन फॉर्मूला हम बना सकते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का जो भी डायमेंशन फॉर्मूला है उसको आप एरिया यानी L2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें L2 एक्स्ट्रा कर दो। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है M1 T-2 A-1, उसके साथ 2 L और लिख दो, आपका बन जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, आपको पता है। ठीक है, और जो फ्लक्स है ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता ही लग रहा है स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है दो के बीच का। और अगर मान लीजिए आपके पास बोल दिया जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कोयल की वजह से, और वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स है बहुत सारी, तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो बच्चों मैं क्या कर सकता हूं, n से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, किसको, वही हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला है बी ए कोस थीटा को। और यहाँ पर n क्या है, हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं आपको बच्चों, लेट अस से ये कहीं से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है, और हमने क्या किया, रास्ते में एक कोयल रख दी। लेट अस से ये कोयल है हमारे पास, और इस कोयल के अंदर टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो भाई इस कोयल के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना होगा तो मैं इसकी नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करूंगा जिसको फील्ड मिल रहा है, इनटू कितना फील्ड मिल रहा है, इनटू एरिया। बच्चों ध्यान रखना इसमें ये जो n है और ये जो a है ये दोनों इस सोलेनोइड से रिलेटेड है, लेकिन ये जो b है ये इस फील्ड से रिलेटेड है जो हमने अप्लाई किया। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। नंबर ऑफ टर्न किसकी काउंट करनी है, जिसको फील्ड मिल रहा है। एरिया किसका काउंट करना है, जिसको फील्ड मिल रहा है। लेकिन फील्ड किसका काउंट करना है, जिसने फील्ड दिया, हमारा ये जो एक्सटर्नल है। चलिए अब थोड़ा सा एंगल वाइज मैं समझा देता हूं आपको इनके प्लेन्स का कॉन्सेप्ट। लेट अस से मैंने क्या किया, 3 डिफरेंट डायग्राम बना दिए। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और तीनों में एरिया वेक्टर भी मैं बना ही देता हूं। सो लेट अस से जो है इसका एरिया वेक्टर ये रहा, इसका एरिया वेक्टर ये रहा, इसका एरिया वेक्टर ये रहा। तो अगर मैं एरिया वेक्टर इधर बना रहा हूं, इसका मतलब समझ जाना बच्चों जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इस साइड है, इस साइड से हम इसको देख रहे हैं। अब एरिया वेक्टर हमने बना दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड भी पास करने हैं। सो लेट अस से बच्चों जो मैग्नेटिक जो फील्ड है, फ्लक्स नहीं बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ये फर्स्ट केस। दूसरे केस में मैं मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना देता हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होता है बच्चे, खासकर इस टॉपिक के, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपको गलत समझ आ गई तो आपने एंगल गलत बना लेना है और आपका वो पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब मैंने 3 डायग्राम बनाए, अगर आप देखें तो फर्स्ट डायग्राम में देखो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेट के या जो शीट है उसके प्लेन के अलोंग है। B इज अलोंग एरिया, अलोंग प्लेन ऑफ, ये हमारी जो शीट है या हमारा जो लूप है या कोयल है जो भी है उसके अलोंग है। तो उसके प्लेन के अलोंग होने का मतलब क्या है कि जो B जो है वो A के परपेंडिकुलर है। थीटा बच्चों 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारा जो फ्लक्स आएगा बच्चों वो भी 0 आएगा, क्योंकि कोस 90 जो है आपका 0 हो जाता है। लेकिन सेकंड केस की बात करूं मैं, ये इसमें आप देखो तो B और A दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, यानी जो B है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, किसके, हमारी उस शीट के या कोयल के। अब प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन तो बच्चों ये होता है और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो B है वो A के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो थीटा 0 हुआ, थीटा 0 है तो अगर मैं फ्लक्स निकालता हूं वो आया BA cos 0 1, हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो BA आ जाएगा। और बच्चों ये जो वैल्यू होती है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो आप बोल सकते हो कि जो फ्लक्स मिला हमें वो मिला मैक्सिमम। और साथ में अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि भाई फील्ड लाइन बाहर आ रही है, तो पॉजिटिव फ्लक्स जो है, पॉजिटिव फ्लक्स किसको बोलते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स को। ठीक है, पॉजिटिव फ्लक्स किसको बोलते हैं, आउटवर्ड। जब आपको फील्ड बाहर लाइन दिख रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स बोलते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल उल्टा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप तो यहां से देख रहे हो, लेकिन एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है तो ये परपेंडिकुलर प्लेन के, लेकिन जो B है वो क्या है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है किसके,
ए के, तो इसका मतलब थीटा यहाँ पर 180 डिग्री है। तो अगर 180 पुट करते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू आती है बच्चों बी ए है मैक्सिमम वैल्यू, बट ये नेगेटिव वैल्यू है, मैक्सिमम है बट नेगेटिव है। नेगेटिव इंडिकेट क्या करता है, इनवर्ड फ्लक्स को। तो मैं यहाँ अगर लिखूं तो नेगेटिव फ्लक्स अगर कहीं पर मिलता है वो इंडिकेट करता है कि भी अंदर की तरफ लाइनें जा रही है, इनवर्ड फ्लक्स को। ठीक है, ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है और किसी क्वेश्चन में आपको ये टर्म्स दे रखी होती हैं कंफ्यूज करने के लिए। चलिए एक एग्जांपल जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस आपको गिवन है बच्चों 0.2। ठीक है, सर्कुलर डिस्क है तो यानी कुछ इस तरह का वो दिख रहा होगा। तो मान लीजिए मैंने ये डिस्क बना लिया। ठीक है, अब इसका रेडियस भी बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने दे दिया भाई इसका जो रेडियस है वो 0.2 है। तो मान लीजिए ये इसका रेडियस बन गया। ओके, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 1/पाई वेबर per meter square. Okay, in such a way that its axis makes an angle 60 degree with the direction of magnetic field. किसका एक्सिस बोला है, इसका कोयल का। तो भाई कोयल का एक्सिस तो बच्चों ये हुआ, कोयल का एक्सिस मतलब एरिया वेक्टर तो एक्सिस के ऊपर ही होता है ना। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस तरह से पास कर दिया। ओके, ये क्वेश्चन ने जैसे बोला मैं वैसे बोल रहा हूं। तो ये हमारा हुआ 60 डिग्री, तो एरिया वेक्टर भी तो इसी के लॉन्ग लेते हैं। तो कुल मिला के बी और ए का बीच का एंगल ही 60 डिग्री दे रखा है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। आपसे बोला फ्लक्स बताना है, तो भाई फ्लक्स का तो फॉर्मूला सिंपल है, बी इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा। और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं दे रखी, तो हमें आपको 1 ही लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 1/पाई। ठीक है, एरिया को हम भाई सर्कुलर डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, 0.2 का स्क्वायर तो मैं 2/10 इंटू 2/10 ही लिख देता हूँ डायरेक्टली, इंटू कोस ऑफ 60। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 4/100। कोस 60 आपको शायद पता होगा 1/2 होता है, तो यार 2/100, 2/100 का मतलब कितना आया 0.02 फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया इसका। चलिए सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट, अब भाई फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने लिखा, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी हो तो एन है, बी है, ए है, कोस ऑफ थीटा है। तो अगर पूछूं भाई तुम फ्लक्स को किस किस तरीके से चेंज कर सकते हो, हमें अगर फ्लक्स को चेंज करना है तो सर हमारे पास कुछ तरीके हैं। कैसा, देखो इसका फॉर्मूला डिपेंड किस पे करता है, नंबर ऑफ टर्न्स। आप अगर कोयल की नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दो तो फ्लक्स चेंज हो सकता है, यस। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, यस सर, तब भी हो सकता है। अगर मैं एरिया जो है चेंज कर दूं तब भी हो सकता है। और इवन थीटा यानी ओरिएंटेशन, कितने एंगल पे रखा गया है उस कोयल को बी के अंदर, इसको चेंज कर दूं तब भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो देयर आर 4 डिफरेंट वेज जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहला बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और तुम्हें पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा तुम फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा फ्लक्स चेंज होगा, फिर फ्लक्स उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। दूसरा एरिया के, भाई फॉर्मूले में देखो तुम एरिया के भी क्या है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। और वहीं तीसरी बात करें, ओरिएंटेशन थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा पे मतलब कोस पे डिपेंड करता है, कोस थीटा पे एंगल डिसाइड करेगा कि फ्लक्स कितना होगा। जैसे अभी हमने देखा 0 180 पे आपको बी ए और माइनस बी ए दिखा था और 90 डिग्री पे 0 दिखा था। और वहीं आपको मैं बोल दूं लास्ट फैक्टर वो है नंबर ऑफ टर्न्स। तो फ्लक्स जो है उसको हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करने से चेंज कर सकते हैं, यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पे हम फ्लक्स डिपेंड करता है और फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों बताया, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप इससे फेराडे के लॉज जो है उनको बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। देखिए माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के 2 या 3 सेटअप जो है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप सबसे फर्स्ट सेटअप को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर एक C1 कोयल दिख रहा है। ये खाली एक कॉपर का वायर है जिसको हमने इसे स्प्रिंग के शेप में वाउंड कर रखा है और एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर यूज होता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। अब करंट जो है वो इसमें फ्लो करेगा तभी ये डिटेक्ट करेगा। हमने इसको इनिशियली किसी बैटरी किसी से कनेक्ट नहीं किया, तो भाई इसका जो गैल्वेनोमीटर है वो 0 पे दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इतने में हमने क्या किया, उसके पास में एक बार मैग्नेट रखा। ये सिर्फ अभी इनिशियली प्लेस्ड है, लेट अस से यहां पर। तो इस बार मैग्नेट से फील्ड लाइंस जा रही हैं, यस सर फील्ड लाइन जा रही हैं। वो फील्ड लाइन इस कोयल को मिल रही है। तो जब भी किसी कोयल को फील्ड लाइन मिलती है उसके लिए तो वो फ्लक्स हुआ। अब सोचो इस कोयल का अपना यहाँ का कुछ एरिया है और उस एरिया में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग आउट है, यानी पास हो रही है, हम बोलते हैं फ्लक्स। तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं कि इस मैग्नेट का कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस कोयल के साथ लिंक कर रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट है क्योंकि मैग्नेट तो एक जगह रखी है। अब मैं तुमसे बोल दूं कि तुम इस मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे इस कोयल के पास लाओ। जैसे तुम कोयल के पास लाओगे तुम एक्चुअली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर रहे हो जो उस कोयल में से पास होगा। तुम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स इंक्रीज होगा।
है ना, फ्लक्स इंक्रीज होना मतलब चेंज होगा, पहले जो था उससे ज्यादा वैल्यू बोल रही है। तो क्या देखते हैं कि जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, वो क्या शो करता है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब कि भाई इस कॉइल में करंट है, लेकिन करंट आया कहां से, हमने तो किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो शायद ये जो करंट आया है ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से आया है। इस कॉइल को जो फ्लक्स मिल रहा था वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये करंट आया। अब चेंज वर्ड क्यों बोल रहा हूं, जैसे ही मैग्नेट को रोक देते हैं, फ्लक्स तो मिल रहा होता है उस टाइम भी, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा होता। तो जैसे ही मैग्नेट को रोक देते हैं, यानी हम बी को क्या कर देते हैं बच्चों, कांस्टेंट कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, और फ्लक्स कांस्टेंट होते ही जो गैल्वेनोमीटर है वो फिर से नल डिफ्लेक्शन शो करता है, यानी वो करंट नहीं दिखाता। तो करंट इंड्यूस होने के लिए फील्ड होना जरूरी नहीं है, फील्ड का चेंज होना जरूरी है। फ्लक्स होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक जो है वो करंट इसमें फ्लो करेगा। अच्छा, करंट फ्लो क्यों किया, क्योंकि क्लोज्ड सर्किट है। अगर ये ना होता तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्ड यूज करते। तो जब तक रिलेटिव मोशन है, इसका उल्टा भी कर सकते हो, मैग्नेट को एक जगह फिक्स करो। अब उल्टा कर सकते हो, मैग्नेट को एक जगह फिक्स करो, कोयल को आसपास मूव करो। मोशन होना जरूरी है, रिलेटिव मोशन, चाहे कोयल हो चाहिए हो, दोनों का रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। ठीक है, सो इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कोयल, तो उससे करंट इंड्यूस हो जाता है इसके अंदर। अच्छा, एक केस ये भी बताऊंगा, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से मूव कर रहे हो और इनकी अगर मैं तुमसे बोल दूं रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, उस केस में करंट इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव चेंज ही नहीं होगा उस टाइम में। सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट था, सेकंड में बताता हूं। उसने सेकंड में क्या किया, बस एक बार मैग्नेट की जगह एक कोयल ले लिया, तो कोई फर्क नहीं है, ये कोयल भी अपने आप में एक मैग्नेट है छोटा। तो सेम जो रिजल्ट वन में मिले वही सेकंड में मिले। जैसे अगर कोयल को पास लाते हैं, करंट इंड्यूस हुआ, लेट अस से डिफ्लेक्शन राइट साइड में हुई, और कोयल को दूर लेके जाने से करंट इंड्यूस हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो सेम कंक्लूजन, जब तक कोयल को मूव कर रहे हो या जब तक तुम मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को, देखो अब दो वर्ड है, या तो मैं फील्ड वर्ड यूज करूं या फ्लक्स, तो दोनों में फ्लक्स ज्यादा बेटर वर्ड है, तो इसलिए मैं फ्लक्स वर्ड यूज करूंगा। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है एक कोयल के अराउंड, तो उस कोयल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर वो कोयल क्लोज लूप बना रहा है तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस करंट बोल देते हैं। तो जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट इंड्यूस होगा। इसको फैराडे का फर्स्ट लॉ भी बोलेंगे, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो सेम यही है, लेकिन ये एक इंस्टेंट मूवमेंट के लिए है। लेटर से फिर से हमने कोयल लिया, एक बड़ी कोयल जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और बैटरी बैटरी कुछ नहीं है, दोनों को कोएक्सियल रख रखा है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, देखो स्विच ऑन करने से पहले, बिफोर स्विच ऑन, तो क्या था, करंट जो था वायर में जीरो था, उसने कोई फील्ड क्रिएट नहीं किया, और दूसरी कोयल को कोई फ्लक्स नहीं मिल रहा था। और जैसे ही हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच को ऑन किया, जैसे स्विच ऑन हुआ तो उस छोटे से इंस्टेंट के लिए, फॉर उस स्मॉल इंस्टेंट के लिए जो करंट है वो जीरो की बजाय अब कुछ नॉन जीरो वैल्यू पे आया। जो भी वैल्यू आई, थोड़े से ड्यूरेशन में तो करंट चेंज हुआ ना, उस थोड़े से ड्यूरेशन में जो बी है वो चेंज हुआ, और उस थोड़े से ड्यूरेशन में अगर बी चेंज हो रहा है तो भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो आप क्या देखोगे, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, डिफ्लेक्शन इन जी दिखेगा, बट वो किसके लिए दिखेगा, वो बहुत छोटी इंस्टेंट के लिए दिखेगा, और वापस से वो जीरो पे आ जाएगा। इसी तरह से जब हम स्विच ऑफ करते हैं, उस स्मॉल इंस्टेंट पे जब करंट मैक्सिमम से जो भी वैल्यू थी उससे जीरो आएगा, उस छोटी सी इंस्टेंट के लिए भी करंट चेंज हुआ, मतलब मैक्सिमम से जीरो हुआ, बी चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फिर गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर वो जीरो पे आ गया। तो मतलब यही सेम कहानी होगी स्विच ऑफ में, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो कुल मिला के भाई यही पता लगा कि भाई आप अगर क्या कर रहे हो, करंट को चेंज कर रहे हो या आप फील्ड को, फ्लक्स को चेंज कर रहे हो, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक और एडिशनल चीज देखी भाई, अगर क्या करें, इस बार मैग्नेट को या इस सोलेनोइड को जितना स्लो या फास्ट मूव करते हैं, ठीक है, जितना स्लो या फास्ट मूव करते हैं उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। मतलब फ्लक्स चेंज होना ये ठीक है, लेकिन वो फ्लक्स हर एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं यहां अगर लिखूं तो d∅b/dt, d∅dt का मतलब क्या बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स,
इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बातें अभी आपको पता लग जाएगी, क्योंकि फैराडे ने अपने जो दोनों लॉज थे उन दोनों लॉज के अंदर इसी बात को कंक्लूड किया। अगर हम बात करें फैराडे की फर्स्ट लॉ की, उसने ये कहा भाई देख, जब तक एक कोयल जो है उसके पास में तुम मैग्नेट को मूव करते रहोगे, या तुम मैग्नेट ने जो फील्ड क्रिएट किया उसको चेंज करते रहोगे, या इनडायरेक्टली बोलूं, जब तक एक कोयल को मिलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक उस कोयल या जो सर्किट है उसमें ईएमएफ इंड्यूस रहेगा। जैसे ही तुम फील्ड फ्लक्स को चेंज करना बंद कर दोगे, करंट इंड्यूस नहीं होगा। whenever amount of magnetic flux linked with the circuit changes, EMF is induced in the circuit। और ये EMF कब तक रहेगा? जब तक तुम फ्लक्स को चेंज करते रहोगे। पहला लो वेरी बेसिक है, थियोरेटिकल लो है। सेकंड लो पे आए, उसने थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म दिया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी डी फाई बी बाई डी टी। ये कहते हैं कि जो जितने ज्यादा रेट से फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहाँ पर मोड क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं ईएमएफ की, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस साइन नहीं लगाने मुझे इसके अंदर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट आता है के, लेकिन उस के की वैल्यू 1 ही मिलती है सभी सिस्टम के अंदर। तो सिंपल फॉर्मूला बन जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डी फाइव बाई डी टी। आप इसको चेंज इन फ्लक्स को फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें लिखना हो डिवाइड बाय हमारा ये जो टाइम लगा। अगर आपको कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू लिख सकते हो आप एन डी फाइव बी बाई डी टी। यानी आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। हाँ, हम इसी चैप्टर में बाद में ये भी सीखेंगे कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है एग्जैक्टली वो नेगेटिव होती है, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपने ही क्रिएटर का अपोज करता है, जिसने इसको क्रिएट किया उसी का अपोज करता है। हम बाद में सीखेंगे, और किसमें सीखेंगे, ये हम पढ़ेंगे लेंज लॉ के अंदर। तो आप देखोगे इसके अंदर एक माइनस का साइन आ जाता है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, ये अपोज कर रहा है या अपोजिट है किसके, जिस फ्लक्स ने इसको क्रिएट किया। अब माइनस डी फाइव बाई डी टी का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ये चेंज हो रहा है, मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, माइनस का साइन का मतलब है कि ईएमएफ इसको इंक्रीज नहीं होने देगा, उसका अपोज करेगा। और वही लेटेस्ट से ये माइनस का है, मतलब ईएमएफ जो है, सॉरी, आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी ये उसको इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं होने देगा। ये इसका मीनिंग है माइनस साइन का। और ये माइनस साइन किससे पता लगा था, लेंज लॉ से पता लगा था, ठीक है। हम आगे पढ़ने वाले हैं एक दो टॉपिक्स के बाद। चलिए अब इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला भी बना लेते हैं। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ में और इंड्यूस्ड करंट में क्या फर्क है? देखिए, अगर जो कोयल है वो ओपन है, उसके सिर्फ एंड्स हैं, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन अगर उसी कोयल को आपने ऐसे क्लोज सर्किट बना दिया, लेटर से गैल्वेनोमीटर या कुछ लगा के, तब उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, हाँ, ईएमएफ की वजह से ही करंट होता है, लेकिन सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। और इसमें एक रिलेशन आपको पता है, ई जो होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ पता है तो आप उससे करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस से मैं एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लिख रहा हूं, तो मुझे ईएमएफ का फॉर्मूला पता है एन डी फाइव बाई डी टी, और इस ई को ईएमएफ को मैं करंट इंटू रेजिस्टेंस लिख सकता हूं। तो ये हमारा बना एन इंटू डी फाइव बी बाई डी टी। तो यहां से बच्चों अगर मैं इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकालता हूं तो एन बाई आर इंटू डी फाइव बी बाई डी टी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है किसका, इंड्यूस्ड करंट का। वहीं मुझे अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना हो तो ये तो बहुत इजी है भाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, अभी अभी मैंने लिखा, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी आईआर जो है वो हमारा एन डी फाइव बाई डी टी है। और मैं अगर करंट को लिखूं तो मैं उसको लिख सकता हूं डी क्यू बाई डी टी, किसी इंस्टेंट का अगर मुझे लिखना है, इंटू आर इज इक्वल टू एन डी फाइव बी बाई डी टी। देखो यहाँ दोनों तरफ से डी टी से डी टी कैंसिल हुआ। तो अगर मुझे अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए तो क्या करूंगा, एन बाई आर इंटू डी फाइव बी, इसका यूज कर लूंगा। और हाँ, आप अगर यहाँ पर लिमिट लगाओ बच्चों, अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए अमाउंट ऑफ, तो मैं क्या करूंगा, एन बाई आर और यहाँ डी फाइव बी और यहाँ फ्लक्स की लिमिट लगा दूंगा। भाई हमारा इनिशियल फ्लक्स कितना, फाइनल फ्लक्स कितना है, इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक एडिशनली चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन आया है, उसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट अस से ये हमारे पास एक ग्राफ है,
और ग्राफ में क्या किया मैंने, ये दो एक्सेस बना दिए और इस एक्सेस पे लेटर से करंट है और इस एक्सेस पे टाइम है। ग्राफ कैसा भी, सीधा टेढ़ा मेढ़ा, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर ग्राफ मिले कुछ भी। तो मुझे ये बात पता है भाई कि आईटी ग्राफ का जो एरिया है वो मुझे चार्ज देता है, ठीक है, डी क्यू। लेट अस से करंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो मैं डी क्यू लिखूंगा। सो डी क्यू जो है यानी अमाउंट ऑफ चार्ज, वो क्या होगा, वो होगा एरिया, किसका, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ का। ठीक है, ये बात याद रख लेना, जब क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा इसका यूज क्या होगा। तो बात करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की इस चैप्टर के। तो आपको कहा एक कोयल है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखी है 800। ओके, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया का मतलब होता है एरिया जिसको मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, ठीक है, एरिया दे रखा है। प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये एक हमारा जो इफेक्टिव एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से पास हो रहा है। अब एंगल कौन सा लेना है, यहां पर मैं बोल रहा हूं लगभग बच्चे कंफ्यूज होंगे। लिखा है प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब ये प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, लेकिन एरिया वेक्टर भी तो इसी के लॉन्ग लेना है, तो एरिया वेक्टर भी इधर है, यानी थीटा आपका इनिशियल 0 डिग्री दे रखा है। तो इनिशियल अगर मैं फ्लक्स लिखता हूं तो वो होता है बी इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा, ठीक है, बी इंटू ए कोस ऑफ 0, कोस 0 1 हो जाता है, तो आपका आया बी इंटू ए। लास्ट में मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, चाहे तो अभी भी पुट कर सकते हो, ठीक है। बी की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻5 और एरिया दे रखा है 0.05, तो क्या मैं इसको 5/100 लिख दूं, तो ये हमारे पास सोल्व करने पे आता है 25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। अब निकालते हैं दूसरा फ्लक्स। अब कैसे, आपसे बोला कि 90 डिग्री रोटेट कर दिया। 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या हो गया कि हमने उसको कोयल को शायद ऐसे रख दिया। अगर ऐसे रख दिया तो देखो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन वही रहेगी जो पहले थी। अब मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर ही जा रहा है, लेकिन इस बार एरिया वेक्टर चेंज हो जाएगा। एरिया वेक्टर ये बन गया, तो एरिया वेक्टर ये बनते ही समझ जाओ एंगल जो है थीटा 90 डिग्री हो गया। तो अब बाद वाला फ्लक्स निकालना है, तो बी इंटू ए इंटू कोस ऑफ 90, कोस 90 जीरो हो जाएगा, यानी बाद वाला फ्लक्स जीरो है। अब हमें निकालना है क्या, टोटल ईएमएफ। ईएमएफ का होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, बाद वाला फ्लक्स माइनस पहले वाला, डिवाइड बाय जो टाइम लगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है बच्चों, 800 है, बाद वाला फ्लक्स जीरो है, इनिशियल हमारा कितना है 25 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाय आपका टाइम। टाइम कितना दे रखा है 0.1। माइनस का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि लेंस हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस साइन हटा देंगे, तो हमारे पास आया 800 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, क्योंकि ये ऊपर जाके इसको इतना बना देगा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.02 वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ वोल्ट में ही तो होता है, तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सबसे जरूरी इस क्वेश्चन की मैं बात बताऊं बच्चों, एंगल समझना बहुत जरूरी था, बस वो समझ आ गया तो आपका आधा क्वेश्चन हो गया। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, अगर रिलेटिव वेलोसिटी बार मैग्नेट में और उस कोयल के बीच में जीरो है, यानी दोनों मूव कर रहे हैं या दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों या तो जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन्ड है उतना का उतना, उन सभी केसेस में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा और ना ही कोई इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये बता रखा है। चलिए अब समझते हैं सबसे मेन लॉ को, जो कि है लेंज लॉ। इस पे बेस्ड आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन इस लॉ को करवाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज तुम्हें याद दिलवा दूं, ठीक है, हालांकि नेक्स्ट पेज पे वो लिखा हुआ है। हमने ये पहले सीख रखा है कि अगर किसी कोयल में पहले से करंट है तो लेटर से, अगर इसमें मैं बोलूं कि पहले से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वो करंट फ्लो कर रहा है बच्चों कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये जिस साइड को तुम देख रहे हो तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करती है। क्लॉकवाइज है तो किसकी तरह बिहेव करेगी, साउथ पोल की तरह। और आप इसको किससे दिखा सकते हो बच्चों, साउथ पोल को क्रॉस से दिखा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड। और वहीं अगर किसी के कॉइल के अंदर पहले से ही करंट फ्लो कर रहा है और वो लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो इट मीन वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। कब, अगर उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो किसकी तरह बिहेव किया, नॉर्थ की तरह। और नॉर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डॉट यूज करूंगा, क्योंकि मैं कोयल को प्लेन ऑफ पेपर पे दिखा रहा हूं, तो क्रॉस और डॉट से ही तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे। क्रॉस मतलब आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, डॉट मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। चलिए अब लेंज लॉ को समझते हैं। तो आपको याद होगा हमने फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू d∅dt, और मैंने कहा था माइनस साइन लगाना है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस d∅dt। अब माइनस का मतलब क्या है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये अपोज करेगा इस d∅dt को,
एग्जाम्पल के लिए मैं तुमसे बोलूं बच्चों, अगर डी फाइव बी बाई डी टी कहीं पर इंक्रीज हो रहा है, यानी टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब लगभग फील्ड बढ़ रहा है, अगर ऐसा है तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये पता है क्या करेगा, इसको इंक्रीज होने से रोकेगा। क्या करेगा? ट्राइज टू स्टॉप दिस इंक्रीजिंग डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, और वही अगर मैं तुमसे बोल दूं कि डी फाइव बाई डी टी जो है डिक्रीज हो रहा है, कहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है पता है क्या करेगा? ट्राई टू इंक्रीज, कम हो रहा था तो उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा काम करना, ये माइनस का मीनिंग है। एग्जांपल से समझाऊंगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिस फील्ड ने, जिस चेंजिंग फील्ड ने या जिस चेंजिंग फ्लक्स ने ईएमएफ क्रिएट करवाया, अब उसी ईएमएफ की वजह से करंट कुछ ऐसा फ्लो करेगा, ये अपोज करेगा जिसने इसको क्रिएट करवाया। पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट, कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, वो एक ऐसा करंट फ्लो करवाएगा जो अपोज करेगा किसका? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसने उसको क्रिएट करवाया। या फिर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट फ्लोज सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसका मैं मीनिंग समझाता हूं तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल से, फिर मल्टीपल एग्जांपल हम करेंगे। तो मान लो बच्चों, यहां पर एक कोयल रखा है मैंने कुछ इस तरह से, और मैं इसका एक्सिस भी बना देता हूं। लेट अस से ये है इसका एक्सिस। अगर मैंने एक्सिस इस तरह से बनाया है तो आपका दिमाग क्या कहता है कि भाई किस साइड से देख रहे हैं? तो ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इस साइड से, क्योंकि यहां पर आपको लाइन अंदर ऐसे दिख रही है। तो यहां से मैं क्लॉक एंटी क्लॉक जो भी बताऊंगा इस साइड से देख के बताऊंगा। अब मान लो मैंने एक बार मैग्नेट इसके पास लाया, तो ये इसका लेटर से नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो मैं क्या कर रहा हूं? बार मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहा हूं। तो बार मैग्नेट को जो पास लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, या मैं बोलूं कि डी फाइव बी डी टी जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। अब इसके इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, इसके इंक्रीज होने से ईएमएफ क्या होगा? इंड्यूस हो जाएगा उस कोयल के अंदर। ईएमएफ इंड्यूस होते ही उसके अंदर क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। लेकिन अब वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये क्वेश्चन मार्क आया। डायरेक्शन तो सर दो ही बनती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो लेंस कहता है कि भाई जो ये करंट बना, ये जो करंट बना ना, ये कुछ ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि भाई ये क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा बच्चों? अपोज करेगा किसका? इस चीज का जिसने उसको क्रिएट किया। अब आप बताओ, क्या नॉर्थ पोल के पास आने से इसमें करंट इंड्यूस होने? यस। तो इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा कि ये नॉर्थ पोल को पास आने से रोकेगा। अब नॉर्थ पोल को पास आने से रोकने के लिए इस साइड भी नॉर्थ होना जरूरी है, और इस साइड नॉर्थ होने के लिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना जरूरी है। इसका मतलब कि जब मैं एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास लेके आ रहा था, इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि उसी डायरेक्शन की वजह से इधर नॉर्थ बनेगा और ये क्या कर पाएगा? इसका अपोज कर पाएगा। ये है लेंज लॉ। अब बताओ, क्या इनडायरेक्टली लेंज लॉ से मुझे इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन मिल गई ना? अभी मल्टीपल एग्जांपल है, देखें। तो पहले थोड़ा सा थियोरेटिकल पढ़ लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। देखिए, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, मैंने एग्जांपल से बताया। ठीक है, और जब आप उससे दूर लेके जाओगे तो फ्लक्स डिक्रीज होता है। ओके, करंट इंड्यूस होगा कुछ इस तरह से कि भाई वो भी नॉर्थ बने तभी तो अपोज करेगा। लेकिन अगर नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हो तो क्या होगा बच्चों? बताओ। तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा। अब अपोज करना मतलब इसको डिक्रीज होने से रोकेगा। वो कब रोकता है बताओ? नॉर्थ पोल को कैसे रोक सकते हैं? जब ये यहां अपना साउथ पोल बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से मुझे इस लूप में जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन पता लग रही है। तो अभी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं इसके बहुत सारे। चलिए वन बाय वन काफी सारे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। बिफोर डूइंग दिस ध्यान रखना, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मान लीजिए बच्चों, मैं एक सोलेनोइड बना लेता हूं, बहुत लंबी सारी ऐसे सोलेनोइड बना लेता हूं, और मैं अगर तुमसे बोल दूं कि भाई मैंने यहां पर एक सोलेनोइड एक बार मैग्नेट रखा, नॉर्थ और साउथ रखा, और मैं क्या कर रहा हूं? इसको बार मैग्नेट को मूव कर रहा हूं कोयल की तरफ। और अभी अभी आपने पढ़ा भाई ऐसा करोगे तो कोयल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उस पर करंट बन जाएगा, यानी कोयल हमें करंट देगा। और अगर यहां पर नॉर्थ पोल ना बने, अपोज ना हो, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग तो अपोज होता है, चलो मान लेते हैं अपोज नहीं होता,
तो यहां पर कौन सा बनेगा, उल्टा साउथ बनेगा। साउथ बनेगा तो मतलब ये बार मैग्नेट को खींचेगा, खींचेगा तो बार मैग्नेट अंदर एंटर करेगा, अंदर एंटर करेगा तो फिर से फ्लक्स लिंक करेगा, करंट इंड्यूस होगा, फिर से अट्रैक्शन होगा। तो भाई बार मैग्नेट तो इसके अंदर अपने आप मूव करता रहेगा और साथ में करंट भी लगातार हमें मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से तो भाई दुनिया में क्या करो, एक लंबी सारी कोयल बना लो सर्कुलर शेप की, उसमें बस एक जगह से बार मैग्नेट को पुश कर दो, वो अपने आप अंदर चलती रहेगी और करंट बनता रहेगा। तो इस तरह से तो हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई एक छोटे से जर्क से। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन को वॉलेट कर रहा है ये रूल। तो इसका मतलब यहां पर ये काम नहीं हो सकता, यहां अट्रैक्शन नहीं हो सकती, तो यहां पर क्या होगा, रिपल्शन। इसलिए यहां पर नॉर्थ आना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नॉर्थ आएगा तभी इसको आने से रोकेगा और हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और वही हमारा एक्सटर्नल वर्क डन जो हम यहाँ पर मैकेनिकल फॉर्म में कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर किसकी फॉर्म में मिल रहा है, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल रहा है। यानी एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो रही है वन फॉर्म टू अनदर। इन अ सिमिलर वे अगर आप बार मैग्नेट को दूर लेके जाओ तब क्या कहानी है। सोचो अगर आप इसको दूर लेके जा रहे हो तो क्या होगा भाई, इसको अगर मान लीजिए यहां पर अपने आप नॉर्थ आ जाए तो भाई ये अपने आप दूर चले जाएगा, हमें तो कुछ करना नहीं। तो भाई इसका अपोज करना है, तो यानी यहां पर साउथ पोल बनेगा, तभी तो अपोज होगा, तभी तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा और हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी। सो अब एग्जांपल नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल एग्जांपल्स है बच्चों, सभी केसेस डिस्कस कर रहे हैं। एक कोयल है, सबसे पहले देखो डॉटेड लाइन आपको अंदर यहां दिख रही है, तो मतलब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम यहीं से ही देखा करते हैं, तो सभी के अंदर मैं बना देता हूं हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सबसे मेन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब पहले डायग्राम में देखो भाई, ये कोयल के अंदर हम बार मैग्नेट को पास लेके जा रहे हैं, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब ये हमारा प्लस का है तो ईएमएफ नेगेटिव होना चाहिए, यानी अपोज करना चाहिए। अपोज कब करेगा, अब इसमें कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगा कि नॉर्थ को पास ना आने दे। अब नॉर्थ को पास कौन नहीं आने देगा, नॉर्थ, तो इस साइड बन जाएगा नॉर्थ, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। ऐसे समझो, जब पास आएगा उसको पास आने नहीं देगा, जब वो दूर जाएगा उसको दूर जाने नहीं देगा। देखो नॉर्थ पास आ रहा था, पास नहीं आने दिया। चलो अब दूसरा एग्जांपल, लेटर से नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हैं। अब नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हैं तो भाई हम तो फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हैं, तो अब ये फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोकेगा। तो ये कब होगा, जब यहां पर ये अपना साउथ पोल बना लेगा, तो यानी इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। देखो नॉर्थ पास आ रहा था, पास नहीं आने दिया है ना, उसको रिपेल किया। नॉर्थ दूर जा रहा था, अब साउथ बना के उसको खींच रहे, अब दूर नहीं जाने दे रहा, उल्टे दोनों काम कर रहे। बोला तू पास आएगा तेरे को पास नहीं आने दूंगा, तू दूर जाएगा तेरे को दूर नहीं जाने दूंगा। जो भी तू काम करेगा तेरा अपोज ही करना है। मेरा काम तो यही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट, ये बात बोल रहा है किसको, जिसने उसको क्रिएट किया। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तूने मेरे को क्रिएट किया है ना, ठीक है मैं बेटा हूं, लेकिन अब मैं तेरे से भी आगे बढ़ूंगा। यानी ये दगेबाज है, इंड्यूस्ड करंट हमारा धोखेबाज है, दगेबाज है, अपने बाप को धोखा दे रहा है। जिसने इसको क्रिएट किया उसी का अपोज कर रहा है। चलिए एक एग्जांपल और, साउथ पोल को पास लेके आ रहे हैं, तो भाई फ्लक्स अब चेंज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो उसका अपोज करेगा, तो ये भी साउथ बना देगा। साउथ बनाने का मतलब इस पे करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। साउथ दूर जा रहा है, अब उसको दूर जाने से रोकेगा, तो यहां पर बन जाएगा नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है वो फ्लो करेगा, इंड्यूस्ड करंट। चलिए ये भी बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, एक एग्जांपल के अंदर 3 केस आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर एक मेन वायर दिख रही है, इस मेन वायर का ही सारा रोल है। लेटर से ये XY एक वायर है और उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। मैं तीनों सिचुएशन ले रहा हूं। लेटर से इस वायर के अराउंड कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। कैसा फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर। तो भाई एक वायर जब भी करंट फ्लो करता है तो वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है ना, तो इसके अराउंड बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हुआ है सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में। ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन भी अब बता सकते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर ये वायर प्लेन ऑफ पेपर पे रखा हुआ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन ऑफ पेपर के अंदर या बाहर होगा। तो अब देखो इस वायर के अराउंड 2 आपको वायर्स दिख रही हैं सर्कुलर लूप, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो इस वायर में अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन है, तो मैं अगर मैं राइट हैंड थंब रूल यूज करता हूं, राइट हैंड थंब रूल, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना सकता हूं इस वायर के करंट की। तो अगर आप देखोगे तो बच्चों यहां पर आपको मिलेगा इनवर्ड, तो मैं बना देता हूं क्रॉस, यहां मिलेगा आपको आउटवर्ड, तो मिला दूंगा डॉट। ये जो मैंने रेड कलर का बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर का है, ठीक है, इस वायर ने क्रिएट किया है। अब अगर कांस्टेंट करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बच्चों कांस्टेंट होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला तो होता है बच्चों माइनस का d∅dt, तो ये चीज तो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आया,
ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, अगर वो नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इन लूप्स में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल दूं भाई इस वायर में जो करंट है मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूं, अच्छा करंट को इंक्रीज करने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो भाई फ्लक्स जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब कैसा फ्लक्स इंक्रीज होगा बताओ, मैं दोनों कॉइल्स की बात करता हूं। इस पी कॉइल को पहले मिल रहा था डॉट, तो भाई इस पी के लिए जो डॉट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसका अपोज करना है तो P के अंदर जो करंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि वो इस डॉट को इंक्रीज होने से रोकेगा। अब डॉट को इंक्रीज होने से रोकने के लिए भाई इसको अपना फील्ड कैसा बनाना पड़ेगा, क्रॉस वाला इसका फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। और क्रॉस वाला इंड्यूस होने का मतलब बच्चों साउथ पोल, और साउथ पोल का मतलब इसमें जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो जाएगा, यानी इस तरह का करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस केस में बात करें तो भाई यहां पर अगर क्रॉस मिल रहा था तो करंट तो इंक्रीज हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है बच्चों, इसको क्रॉस इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्रॉस इंक्रीज रोकने के लिए इसका अपना जो है वो कैसा होना चाहिए, डॉट वाला, तो भाई इसका डॉट वाला इंड्यूस हो जाएगा, और डॉट वाला इंड्यूस होने का मतलब होता है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। ये सी पार्ट आपका खुद के लिए, अगर इस वायर में करंट डिक्रीजिंग होता तो क्या होता, बिल्कुल अपोजिट केस है, आपको खुद को स्टडी करना है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो वायर है जिसमें करंट है, लूप भी उसके ही प्लेन पे रखे हुए हैं, सो दैट कि जो थीटा है बच्चों वो 0 डिग्री बन सके, या 180 पे भी ये चीज आप लगा सकते हो, बस ध्यान रखना थीटा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 90 डिग्री होगा इस केस में तो आप देखना कि जो फ्लक्स है वो वैसे ही एंगल की वजह से 0 रहेगा, उस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। बोले सर इसका एग्जांपल बताओ, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं बच्चों। आपसे बोला कि एक वायर ऐसे है और जो सर्कुलर लूप है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इसी के ऐसे अलोंग रखा हुआ है, इससे थोड़ा साइड में रखा हुआ है, कुछ ऐसे समझ लो कि ये इसका जो एक्सिस है ये है, इस तरह से ये एक्सिस है, कुछ डिस्टेंस पे है, तो होगा क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके प्लेन के जो है अलोंग जाएगा। यहां पर जो थीटा है बच्चों, थीटा किसके बीच में एंगल है, देखो बी और ए के बीच का, तो जो बी होगा लेटर से वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ए जो है वो आपका या तो बाहर होगा या अलोंग एक्सिस होगा, तो थीटा आपको 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस करंट नहीं होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है एनसीईआरटी का। आपको 3 लूप दे रखे हैं, तीनों में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताना है। चलिए फर्स्ट लूप की बात करते हैं, मैं करवाऊंगा, तीसरा आपको करना होगा। एबीसीडी लूप है, उसको आप फील्ड के अंदर ला रहे हो, पहले वो बाहर था, देखिए आपको दिख रहा है कि ये इतनी इतनी जगह में मैग्नेटिक फील्ड है, और पहले ये बाहर था और अंदर ला रहे हैं, अंदर की अंदर घुमाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं लिख रखा आगे। लेकिन अब देखो बाहर से अंदर ला रहे हैं, बाहर से अंदर लाना मतलब इसका जो क्रॉस है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, और क्रॉस इंक्रीज कर रहे हैं। अब लेंज लो क्या बोलते हैं, अभी क्रॉस को इंक्रीज होने से रोको, क्रॉस को इंक्रीज होने से रोकने के लिए इसका खुद का जो फील्ड है वो डॉट वाला इंड्यूस हो जाएगा, यानी इसके अंदर डॉट बनना चाहिए, और डॉट बनने का मतलब होता है बच्चों इसके अंदर बनना चाहिए नॉर्थ पोल, तो बनना चाहिए नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल बनने के लिए क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर एबीसीडी के अंदर फ्लो कब होगा, जब वो ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी, डी से ए, तो इसके अंदर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मिल गया। चलिए अब एक और करते हैं भाई, इसका कर लेते हैं, इसका हम सेकंड वाले का कर लेते हैं, थर्ड वाला तुम खुद करोगे। सेकंड वाले को आप फील्ड से बाहर निकाल रहे हो, आपको दिख रहा है, देखो अंदर है आधा और आधा बाहर चला गया, तो इसका जो क्रॉस है वो डिक्रीज होगा। अब क्रॉस डिक्रीज हो रहा है तो लेंस लो क्या कहता है, इसको डिक्रीज होने से रोको, इसको डिक्रीज होने से रोकने के लिए खुद का भी जो है इंड्यूस करवा लेते हैं क्रॉस जैसा, यानी इसका जो फील्ड है वो भी क्रॉस जैसा है, और क्रॉस जैसा होने का मतलब साउथ पोल, और साउथ पोल होने का मतलब इसमें जो डायरेक्शन है करंट की वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। क्लॉकवाइज का मतलब ए से सी, सी से बी और बी से ए, तो ये आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अपना खुद ट्राई करना, इसी तरह से लॉजिक लगाना। ओके, देखिए क्या इन केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आधी लाइन बाहर दिख रही है, मतलब हम इसको बाहर लेके जा रहे हैं, यस होगा, इसमें भी इंड्यूस होगा, इसमें भी इंड्यूस होगा, लेकिन दोनों में एक फर्क है। जब इसको बाहर लेके जाओगे आप देखोगे तो मान लीजिए पहले इसका इतना सा पीस बाहर गया, लेकिन ये रेक्टेंगुलर शेप का है, फिर ये थोड़ा सा बाहर गया, ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है, ये बाहर जाएगा रेक्टेंगुलर शेप का है, तो जैसे जैसे बाहर जाएगा तो आपको पता है जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है, मुझे पता है, लेकिन वो एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है।
कांस्टेंट रेट से, इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं। लेकिन जब ये बाहर जाएगा तो सोचो पहले इसकी इतनी सी स्ट्रिप बाहर गई, फिर एरिया बढ़ गया स्ट्रिप का, फिर ये और ज्यादा बढ़ गया, फिर और ज्यादा बढ़ गया, तो एरिया इसमें भी डिक्रीज होगा, लेकिन वो क्या होगा, वेरिएबल रेट से डिक्रीज होगा, वेरिएबल रेट से। तो मतलब ईएमएफ दोनों में बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, वो वेरिएबल बनेगा। चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं इसी के अंदर, मान लीजिए एक लूप तुम्हें ऐसा दे देता है यहां पर, ठीक है, और उसको ऐसे दिखा देता, तो आप देखो ये फील्ड के अंदर और अंदर तक ही मूव करवा रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा ना बच्चों, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ध्यान रखना, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, लूप के अंदर बाहर होना जरूरी है उसका। ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको एक यहां पर दिख रहा होगा, एक कैपेसिटर है, इसकी एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, उसको एक वायर से कनेक्ट कर रखे और दो मैग्नेट आपको दे रखी हैं, आप दोनों को आपको दिखा रखा है मूव होता हुआ। तो आपसे पूछा भाई बताओ ए और बी की पोलैरिटी बताओ, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए पहले समझते हैं कि कौन सा साइड किस तरह से बिहेव करेगा। आप एक कोई भी यहां वाला, मैं हमेशा ध्यान रखता हूं कि राइट साइड वाले को मैं रेफरेंस लेता हूं जो दे रखा है, तो साउथ अगर पास आ रहा है तो ये उसको पास आने से रोकेगा, और यहां पर आपको डॉट दिख रहा है तो मतलब इधर ही रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो यानी ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। और साउथ की तरह बिहेव करने के लिए इसके अंदर जो करंट है बच्चों, वो कैसा फ्लो करना चाहिए, क्लॉकवाइज करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट करना चाहिए। अच्छा करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है बच्चों, करंट फ्लो होगा, है ना, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो यानी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जाएगा कहां पर बच्चों, वो ए प्लेट पे चला जाएगा। अगर सारा प्लस का ए पे चला गया तो बी पे कौन सा रहेगा, माइनस का रहेगा। तो इसका मतलब हमारी जो प्लेट ए है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे नेगेटिव आ जाएगा, ये हमें बताना था इसके अंदर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पे। देखिए चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट लेते हैं, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये करंट का डायरेक्शन है, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, अगर थंब को मैं करंट की डायरेक्शन में इंडिकेट करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो जो 4 फिंगर्स हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में आपकी अलाइन हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो थंब करंट को इंडिकेट करता है, तो आपकी जो पाम है यानी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगी बच्चों, या कर्ल आप इस डायरेक्शन में करोगे तो यहाँ पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ डॉट होगा, तो इस तरफ जो है इसका क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इधर डॉट है। ओके सो कहा एबीसीडी एक कोयल है जो इसके बिल्कुल पाथ के साइड में रखा है। व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इसमें इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, केसेस देखो, करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द कोयल। तो आपसे बोला गया कि जो करंट है वो डायरेक्शन रिवर्स कर देता है इस अपनी डायरेक्शन को जब इलेक्ट्रॉन जो है पास करता है कोयल से। अब या करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, या जो करंट है वो एबीसीडी में इंड्यूस होगा या एडीसीबी में होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इस पाथ से एंटर हुआ, एक्स से स्टार्ट हुआ, सो करंट जो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, ठीक है, करंट इंक्रीज हुआ तो इसको मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ। देखो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम नहीं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ध्यान से सुनना। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस केस में इंक्रीज हो रहा था, तो करंट की डायरेक्शन कुछ मिली, मींस हमें कुछ करंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही करंट इसको पास करेगा तो आपको पता है जैसे जैसे दूर जाएगा तो करंट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा, वो डिक्रीज होता रहेगा, तो करंट अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर देगा और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। दूसरे में बोला करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, भाई इंड्यूस तो होगा तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो एक फिक्स नहीं हो सकती क्योंकि चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। ओके आप चेक कर सकते हैं क्यों ऐसा बताया मैंने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथमेटिकली है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सर्कुलर कोयल दे दिया, रेडियस दे दिया, जो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी विल गेट 1/10 मीटर रेडियस, इसको 0.1 मीटर भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 500, आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस भी दे दिया, तो शायद क्वेश्चन में करंट पूछा जा सकता है। प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि जो उसका जो प्लेन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। यानी अगर ये मान लीजिए कोयल का प्लेन है तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, यानी वो एरिया वेक्टर के अलोंग जा रहा है, तो कुल मिला के आपको थीटा 0 की बात की जा रही है। फिर उसको रोटेट किया इट्स वर्टिकली डायमीटर थ्रू 180 डिग्री, उसको 180 डिग्री घुमा दिया, इसका मतलब अब 180 एंगल बन रहा है और इसको लग गया टाइम 0.25 सेकेंड। आपसे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पूछा,
फिर बाद में करंट भी पूछा और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आपको गिवन है तो कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको सोल्व करने के लिए भाई सबसे पहले हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा ना, इनिशियल फ्लक्स। तो फाई 1 में लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड एरिया इंटू कोस ऑफ एंगल, एंगल 0 था इनिशियली, आपको पता होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बच्चों 3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये सबसे लास्ट में दे रखी है। एरिया निकालना है बच्चों, सर्कुलर डिस्क है तो पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या 1/10 इसका स्क्वायर किया। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये अप्रोक्सीमेटली पाई की टर्म में अगर लिख देता हूं तो ये मिलता है 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर। अब हमें का 180 डिग्री रोटेट करवाना है तो फ्लक्स निकाल लेते हैं बाद वाला, तो क्या होगा बी इंटू ए इंटू कोस ऑफ 180, तो हमारे पास आ जाएगा देखो कोस 180 -1, वैल्यू सारी वही आएगी लेकिन माइनस की, सो माइनस का 3 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर। अब आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू चाहिए अगर मुझे, और नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन हो तो n d⁵b/dt ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। सो n नंबर ऑफ टर्न्स आपकी 500 है बच्चों। और चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालना है देखो माइनस, देखो अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इनिशियल फाइनल दोनों का डिफरेंस चाहिए भाई, 3 पाई से -3 पाई हुआ तो टोटल चेंज तो 6 पाई हुआ ना, या फिर 5 2 -5 करो तो माइनस का 3 पाई माइनस का 6 पाई, और माइनस हटा देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा 6 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये आपका आया चेंज इन फ्लक्स, और टाइम लगा इसको 0.25 बच्चों। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3.8 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट, ये आपका ईएमएफ आ गया। और बाद में हमसे करंट पूछा, करंट होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे इस 3.8 इंटू 10⁻³ को रेजिस्टेंस जो कि क्वेश्चन में 2 ओम दे रखा है डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये आया इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा लॉजिक नहीं था। ओके आंसर दे रखा है, यू कैन चेक। ओके फिर से मैं एक चीज रिकॉल करवा दूं, थोड़ी देर पहले सीखा हमने कि भाई हम ईएमएफ को कब कब क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, जब जब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स को 4 तरीकों से चेंज कर सकते हैं, बी को चेंज करके, हम एरिया को चेंज करके, हम कोइल का ओरिएंटेशन चेंज करके, और इवन हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इन सब के, ताकि थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो सके। तो पहला एक एग्जांपल बताता हूं भी, देखो एक ऐसा एग्जांपल जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस करवाएंगे। बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है। तो हमने क्या माना, हमारे पास बच्चे एक सर्कुलर कोयल है, ठीक है, जिसका नाम मैंने एक्स रख दिया, जिसकी रेडियस जो है बच्चों स्मॉल बी है, और उसके बीच में से एक सोलेनोइड पास हो रहा है जिसका रेडियस स्मॉल ए है, ये सोलेनोइड है, और B इज ग्रेटर देन ए डायग्राम से दिख रहा है। और इस सोलेनोइड में हम जो है करंट को फ्लो करवाएंगे। लेटर से जो करंट है वो चेंजिंग करंट है, चेंज हो रहा है विद टाइम, क्योंकि करंट चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट फ्लो होगा दूसरे में एक्स के अंदर, है ना। अब हमने ये माना कि आई हमारा वेरिएबल है, और एग्जांपल के लिए मान लो आई की वैल्यू है I0 sin ओमेगा टी, यानी टी के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू चेंज हो रही है। हमसे बताना भाई इस एक्स कोयल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ या करंट इंड्यूस हुआ। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, कैसे निकालेंगे इस चीज को। तो सोचो बच्चों, इस पहली कोयल में जब करंट फ्लो कर रहा है I0 sin ओमेगा टी, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इतनी इतनी जगह के अंदर होगा, आपको पता है क्योंकि सोलेनोइड के अंदर वाले रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैं यहां लिखता जाता हूं, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, ठीक है। बी से अगर मैं लिखता हूं तो वैल्यू क्या होगी, म्यू नोट इंटू इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मैं इसको स्मॉल एन लिख देता हूं, इंटू करंट, करंट है आई, और आई की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं बच्चों वो आएगा म्यू नोट इंटू आई को लिखा मैंने I0 sin ओमेगा टी। तो ये हमारा बी आ गया। मुझे बी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा दूसरी कोयल के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भाई इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता लग गया जिसकी वैल्यू मैंने यहां लिखी है, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कोयल को मिलेगा, है ना। दिस फील्ड विल लिंक विद एक्स कोयल। तो उसके लिए फ्लक्स क्या होगा, तो उसके लिए अगर मैं फ्लक्स लिखता हूं तो 5 बोलूंगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्स को मिलेगा, एक्स को कितना मिलेगा जितना इसने क्रिएट किया, बी इंटू एरिया, एरिया कौन सा, एरिया ऑफ एक्स कोयल, वो भी कौन सा, विच इज गेटिंग फील्ड,
पूरा एरिया नहीं लेना, विच इज गेटिंग फिल्ड, इफेक्टिव एरिया जिसको मैं बोलूंगा। तो बी की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर म्यू नोट एन इंटू आई की जगह मैं लिखता हूं आई नोट साइन ओमेगा टी। एरिया कितना लूंगा बच्चों बताओ? एरिया भाई इतना इतना एरिया लेना पड़ेगा क्योंकि सेकंड कॉइल के इतने से एरिया में सिर्फ फील्ड पास हो रहा है। तो पाई इंटू भाई इसका एरिया कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर, तो पाई इंटू ए स्क्वायर, ये हमारा आ गया फ्लक्स का वैल्यू। अब हमें ईएमएफ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बच्चों तो प्लस माइनस हटा देता हूं, डी फाइव बाई डी टी, तो डी बाई डी टी करना है बच्चों इस पूरी टर्म का, किसका, म्यू नोट एन आई नोट साइन ओमेगा टी कंप्लीट मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, म्यू नोट बाहर, एन बाहर, आई नोट बाहर, पाई ए स्क्वायर बाहर। तो आपका डिफरेंशिएशन बचेगा सिर्फ और सिर्फ किसका, साइन ओमेगा टी का। तो शायद आपने 11th में सीखा होगा साइन का जो बच्चा बनता है कोस ओमेगा टी, और ओमेगा तो ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ओमेगा ये मैं यहां कर देता हूं बच्चों, तो साइन का बना कोस ओमेगा टी होल मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा मैं यहां लिख देता हूं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई म्यू नोट एन आई नोट, ओमेगा आगे लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं ओमेगा इंटू पाई भी रह गया क्या, ए स्क्वायर इंटू पाई इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी। ये लंबी चौड़ी इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया। हमें कोई मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं करना था, एक फॉर्मूला बनाना था। इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मेन मकसद ये बताना था कि कैसे हम अगर इस वायर में चेंजिंग करंट फ्लो करवाएं तो वो दूसरी कॉइल के अंदर कैसे करंट इंड्यूस करवा रहा है। दिस इज द रीजन। अगर मुझे करंट निकालना है तो क्या करूंगा, ये जो ईएमएफ की वैल्यू निकाली इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो जो आ है इसके नीचे आर लिख देना बस पूरे। चलो एग्जांपल नंबर 2, एंगल को चेंज करके। आप देखिए इस डायग्राम में आपको क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा, यूनिफॉर्म फील्ड है, हमने कांस्टेंट मान लिया। इसके अंदर एक कोयल आपको दिख रहा होगा, है ना। मान लीजिए इनिशियली उसका एरिया वेक्टर ये है और वो थीटा 90 डिग्री पे है, और मान लो हम इस कोयल को रोटेट करवा रहे हैं एंगुलर ओमेगा, जिसको ओमेगा से लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। लेट अस हम उसको रोटेट करवा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। लेंथ इसकी एल, ब्रेड्थ इसकी हमने बी कंसीडर कर ली। अब जब ये ओमेगा से रोटेट होगा तो बच्चों ये जो ए है वो बी के साथ एंगल चेंज करेगा, यानी थीटा चेंज होगा। तो हमें बताना है भाई इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बताओ इस कॉइल में, इसका नाम रख देता हूं मैं पी क्यू आर एस, इसके अंदर इंड्यूस्ड बताना है। ये सेम कंसेप्ट जनरेटर के अंदर यूज होता है जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूं। तो आपको पता है भाई, देखो किसी इंस्टेंट पे, लेट से किसी इंस्टेंट पे, लेट एट एनी इंस्टेंट एंगल मान लेता हूं मैं, एंगल बिटवीन बी एंड ए इज थीटा। तो उस इंस्टेंट पे जो फ्लक्स लिंक कर रहा होगा क्या होगा, बी इंटू ए इंटू कोस ऑफ थीटा। तो बी एज इट इज हमारा, ए को मैं लिखता हूं एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यही रखे। कोस ऑफ थीटा को मैं ओमेगा टी लिख देता हूं। बच्चों आपको पता है ओमेगा जो होता है वो थीटा बाई टी होता है, तो यहां से थीटा को ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रोटेट कर रहे हैं, ओमेगा की टर्म में लिखना था। अब मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डी फाइव बी बाई डी टी, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आया बी इंटू एल इंटू बी इंटू कोस ऑफ ओमेगा इंटू टी। सो हमारे पास जो फॉर्मूला बना, देखो कैपिटल बी बाहर, एल बाहर, बी बाहर, कोस का आपका डिफरेंशिएशन बना कोस ओमेगा टी का। तो कोस का बनता है बच्चों माइनस का साइन, हालांकि माइनस हमें नहीं लगाना, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये बी आया बी एल बी, ओमेगा बाहर लिख लेता हूं पहले, इंटू में साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, हालांकि बाद में हम इस चीज को जो है पीक वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, इसको ई नोट भी लिख देते हैं, ई नोट साइन ओमेगा टी करके। ठीक है, हालांकि हम इतना डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इससे ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम ईएमएफ इंड्यूस निकाल सकते हैं अलग अलग वे से। नाउ इन सब में ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने इस चीज को मेंशन कर रखा है। इससे पहले जो मैंने दो एग्जांपल दे रखे हैं वो डायरेक्टली मेंशन नहीं है। मोशनल ईएमएफ, हम क्या करेंगे इस टॉपिक में, ये पढ़ेंगे कि हम कोई कंडक्टर लेंगे, ठीक है, रोड जनरली जो है रोड की फॉर्म में लेते हैं, और हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे। तो लेटर से एक मेरे पास रोड है और मैं उसको मूव करूंगा किसी सर्टेन वेलोसिटी v से। किसके अंदर मूव करूंगा, कहीं यूनिफॉर्म आपको फील्ड गिवन होगा, उसको उसके अंदर मैं मूव करूंगा। तो जब आप एक रोड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करोगे तो आप क्या देखोगे कि इस रोड के जो दो एंड्स हैं, इसकी जो दो साइडें हैं, ठीक है, लेट अस से ये जो साइड है इसकी P है, ये Q है।
आप देखोगे इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इनमें से लेट अस से ये प्लस की तरह बिहेव करेगा और मान लीजिए ये माइनस की तरह बिहेव करेगा, तो ये रोड जो है एक छोटी सी बैटरी की तरह काम करेगी जो हमें कुछ ईएमएफ प्रोवाइड करेगी, और ये ईएमएफ तभी आएगा जब ये रोड मूव कर रही होगी, इसलिए इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशन की वजह से ईएमएफ क्रिएट होगा, यहां पर क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ बोलेंगे इसको हम। तो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, बहुत ही इजी तरीका है इसको ड्राइव करने का। तो मेथड नंबर 1 है हमारा इसको ड्राइव करने का, ठीक है। मेथड 1 अगले पेज पे, ये भी सिर्फ आपको पहले बता देता हूं। देखो, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग अ कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो हमने क्या माना, मान लो एक कंडक्टर है पी क्यू, ये हमारी मेन रोड है जिसकी हम बात करेंगे, जिसकी लेंथ हमने मान ली एल, ठीक है, यहां से यहां तक है बच्चों, ये हमने एक पी क्यू रोड मान ली जिसकी लेंथ है एल, और हम इसको v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म फील्ड में। आप यूनिफॉर्म फील्ड देख सकते हो, जो ब्लू कलर के क्रॉस दिख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को ही इंडिकेट कर रहे हैं। अब हमें निकालना है इसका क्या, इस p और q के एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखें, मेथड नंबर 1 हम जिसमें क्या करेंगे, माइकल फेराडे ने जो लॉ दिया था लेंज लॉ, उसका यूज करेंगे। तो हमने क्या माना, देखो मान लो हमने क्या किया, एक अदर MSRN एक रेक्टेंगुलर शेप का वायर कंसीडर कर लिया जिसका रेजिस्टेंस मैं इग्नोर करके चल रहा हूं, और मान लो ये जो PQ रोड है वो इसी के ऊपर स्लाइड कर रही है और जो फ्रिक्शन है उसको भी मैं इग्नोर कर रहा हूं। किसी इंस्टेंट पे PQ यहां पर है तो यहां से इसका जो डिस्टेंस है मैंने x कंसीडर कर लिया। अब जब ये x डिस्टेंस पे है तब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कोस ऑफ थीटा होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड मैं b से लिख रहा हूं, एरिया क्या होगा बच्चों, इस इंस्टेंट पे एरिया इसका l इंटू एक्स होगा, l इंटू एक्स, कोस ऑफ 0 क्योंकि इसके नॉर्मली पास हो रहा है तो मैं इसको 0 ले लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारे पास BLX, फ्लक्स आ गया सॉरी BLX, लेकिन मुझे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो वो तो होता है माइनस का d∅dt, माइनस एज इट इज d∅dt किसका, फ्लक्स का, तो क्या है वो BL इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट चीजें मैं बाहर निकाल देता हूं, देखो बच्चों B बाहर आया, L बाहर आया, बच्चा माइनस का dx/dt, ये मल्टीप्लाई में तीनों चीजें ध्यान रखना। अब ये माइनस का dx/dt क्या इंडिकेट कर रहा है, जब आप इस रोड को v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो इस तरफ तो ये x डिक्रीज ही तो हो रहा है, तो x किस रेट से डिक्रीज होगा ये तो वेलोसिटी डिसाइड करेगी, तो ये जो वेलोसिटी है वो माइनस dx/dt ही है, तो मैं इसको लिख देता हूं v, तो हमारे पास आ गया BL इंटू वी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BL इंटू वी। एक रोड को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हो तो उसके एंड्स के अक्रॉस जो ईएमएफ आता है उसकी वैल्यू है BLV। अब क्वेश्चन आता है कि सर P और Q में से पॉजिटिव साइड की तरह कौन बिहेव करेगा, नेगेटिव कौन बिहेव करेगा, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए जनरली इसको पता करने का एक बहुत इजी सा तरीका है, लेटर से इसके अंदर एक प्लस का चार्ज ऐसे कंसीडर कर ले, तो वो भी v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब एक चार्ज मूव करता है उस पर फोर्स लगता है, तो इस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, चार्ज जो है वो आपका लेफ्ट में मूव कर रहा है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा बच्चे इस डायरेक्शन में, तो सारे पॉजिटिव चार्ज इधर आके इकट्ठा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी ये जो रोड है इसका जो ये नीचे वाला एंड है वो एक पॉजिटिव साइड की तरह बिहेव करेगा और ऊपर वाला एंड जो है वो नेगेटिव साइड की तरह बिहेव करेगा। तो आप बोल सकते हो कि एक छोटी बैटरी की तरह बन गया, और जिसके अक्रॉस जो ईएमएफ है वो हमने अभी भी कैलकुलेट किया, कितना है BL इंटू वी। सेकेंड है हम लॉरेंज फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हम उससे ड्राइव कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी है, हमने फिर से एक PQ रोड लिया, मान लीजिए इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, Q उसकी वैल्यू है, E भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो। अब अगर रोड मूव कर रही है तो यानी ये पार्टिकल भी v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है ना, और आपको पता है जब भी एक चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से मूव करता है उस पर फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। साइन यहाँ पर 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर फील्ड के मूव कर रहे हैं, फील्ड अंदर की तरफ है, ये पार्टिकल लेफ्ट में आ रहा है, तो आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, Q इंटू वी इंटू बी आ जाता है। इसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल है, सभी पार्टिकल्स पे फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन आप देखोगे तो बच्चे इस तरह से इस पे फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो सारे पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे। तो भी टोटल वर्क डन निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस चार्ज पार्टिकल को सभी को P से Q आना है, तो फोर्स की वैल्यू है Q इंटू वी इंटू बी इंटू L लिख लिया हमने यहाँ पर।
तो हमारे पास आ गया बच्चों B इंटू वी इंटू एल इंटू क्यू। लेकिन मुझे चाहिए भाई ईएमएफ, ईएमएफ होता है वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन है B इंटू वी इंटू एल डिवाइड बाई क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, तो हमारे पास आ गया E का वैल्यू वही B इंटू एल इंटू वी। पीछे भी अभी हमने यही ड्राइव किया था, तो BLV हमारे पास आ गया फॉर्मूला, देखो इसमें देखिए, ठीक है सेम फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, कोई भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और जो नीचे वाली पोलैरिटी है पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली नेगेटिव होगी, तो एक छोटी सी बैटरी की तरह काम करेगा ये, जिसका ईएमएफ होगा इतना। ओके, पी रोड का पोलैरिटी आपको अभी अभी हमने बताया नेगेटिव होगा, क्यू रोड का होगा पॉजिटिव। इट बिहेव एज अ स्मॉल बैटरी ऑफ ईएमएफ ई। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये जो रोड है बैटरी की तरह काम कर रही है। सोचो अगर इस रोड के अक्रॉस में कोई रेजिस्टेंस जोड़ दूं, जैसे इस डायग्राम में बताता हूँ। लेट अस ये जो रोड है, ठीक है इस तरह से रोड है, इसका पी साइड है, इसका क्यू साइड है। आपको पता है इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी एक छोटी बैटरी बन गई इस तरह से। और अगर मैं इसको क्लोज सर्किट में जोड़ दूं, अगर यहां से लेटेस्ट से कोई वायर वगैरह जोड़ रखा है, तो यहां से करंट इस तरह से इसमें फ्लो कर जाएगा, ठीक है। और उस इंड्यूस करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, अगर इस वायर का रेजिस्टेंस तुम्हारा आर है, तो इंड्यूस करंट क्या होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ डिवाइड बाय एल, सॉरी डिवाइड बाय आर, तो बी एल वी डिवाइड बाय आर, तो आपका ये इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला बन गया जो इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। एक और बहुत ही प्यारी सी चीज तुम्हें बताता हूं इसी के साथ, कि अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो मैं चार्ज भी निकाल सकता हूं। देखो इंड्यूस्ड करंट लूप पे निकालना है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। क्या कीजिए, ई को आर से डिवाइड कर दो, ये क्या है, ये ई की वैल्यू है बच्चों आपकी, ठीक है। तो ये ई बाई आर ही है, और चार्ज हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में एक टॉपिक में करवाया था, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन जो जनरली बहुत सारे बच्चों के दिमाग में शायद आ सकता है, लेकिन उसका आंसर बहुत सिंपल है। सो मान लीजिए मैं तुमसे बोल दूं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैं आपको दो केसेस इसके अंदर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों केसेस है, आपको वो पता होने चाहिए। तो मैंने यहां पर एक यूनिफॉर्म फील्ड बना लिया। अब इसमें मैं दो कंडक्टर लेके चलता हूं इसमें, ठीक है। लेटर से जो हमारा पहला कंडक्टर है वो सिर्फ इतना है, एक रोड है, और दूसरा जो कंडक्टर है वो इस तरह का है हमारे पास, यानी उसमें मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लिया, ठीक है। और आपसे एक बात पूछूं भाई, इसको तुम इधर v वेलोसिटी से मूव करो, और इसको भी तुम v वेलोसिटी से मूव करो सेम फील्ड के अंदर, तो क्या दोनों में करंट फ्लो करेगा? पहली इसकी बात करते हैं, करंट दोनों में फ्लो नहीं करेगा, ये क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं है तो फ्लो करेगा नहीं। लेकिन इसके अगर इस एंड को मैं P बोल रहा हूं, इसको Q बोल रहा हूं, तो वही सेम अभी पढ़ाया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो ये एक आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये एक छोटी सी बैटरी की तरह बिहेव करेगा इस तरह से। लेकिन इसका क्या, इसके केस पे ईएमएफ भी जीरो होगा, करंट भी जीरो होगा। इसमें ईएमएफ है वो जीरो नहीं है, लेकिन करंट जीरो है। वैसा क्यों सर, इसमें क्यों नहीं इंड्यूस हो रहा, इसमें तो उल्टा दो है। अब सोचो अगर इस डायग्राम को देखो तो इसमें चार साइड है, ये वाली साइड एक छोटी बैटरी ऐसे बन जाएगी, ये वाली साइड भी एक छोटी बैटरी ऐसे बन जाएगी, लेकिन ये इन दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है, ठीक है। इसका भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है बच्चों, परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो इसका भी सेम वोल्टेज रहेगा। तो अगर आप देखो तो अब आपके पास दो बैटरीज इस तरह से बन गई हैं, सॉरी दो सेल आपके पास इस तरह से कनेक्ट हो चुके हैं। और आपको पता है जब प्लस प्लस माइनस माइनस कनेक्टेड हो तो ओवरऑल ईएमएफ निकालने के लिए इन दोनों का सम करना पड़ता है विद साइन। अब एक अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लेना पड़ेगा, और दोनों इक्वल वैल्यू के बनेंगे क्योंकि लेंथ इक्वल है, तो टोटल ईएमएफ जीरो आ जाएगा। तो यानी इस केस में जो है ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होता। अगर आप एक क्लोज्ड लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर मूव करो तो उस केस में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता, लेकिन वही एक सिंगल रोड को मूव कर लोगे तब उसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रीजन था। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं जल्दी से, 10वां क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो एक सर्कुलर लूप दे दिया जिसकी रेडियस 2 मीटर दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड आपको बच्चे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, फिर आपसे बोला रेडियस डिक्रीज हो रही है, मतलब लूप का साइज छोटा हो रहा है, और क्या दे रखी है आपको, दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी dr बाई dt दे दिया तुम्हें, ओके 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको बोला ईएमएफ जनरेटेड बताओ कोयल में एट t इज इक्वल टू 0। अब चलिए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब डिक्रीज हो रहा है तो अगर आप साइन के साथ यूज करो तो इसको माइनस लगा सकते हो क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अब हमें निकालना है ईएमएफ। अब ईएमएफ का फॉर्मूला चेक करते हैं, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, विद साइन यूज करूंगा क्योंकि मैं यहां पर भी साइन यूज कर रहा हूं, तो डी फाई बाई डी टी होता है। तो आपको पता है यहाँ फ्लक्स की वैल्यू होती है बी इंटू ए, तो डी बाई डी टी इंटू बी इंटू ए। अब मुझे कैसे याद रखना है, बी ए पुट करना है भाई, एरिया लिखोगे तभी हम रेडियस की टर्म में लाएंगे इसको। सो माइनस का देखो बी कांस्टेंट बाहर आया, अब डी बाई डी टी एरिया को क्या लिख सकते हैं, मैं पाई इंटू आर स्क्वेयर लिख सकता हूँ बच्चों। सो माइनस का बी बाहर, पाई बाहर, क्या बचा डी बाई डी टी बचा किसका, आर स्क्वेयर का, है ना, यही बचा। अब आर का
डेरिवेटिव करना है बच्चों, कैसे करेंगे बताओ। आपको पता है पावर जो है वो आगे आ जाती है, 2r क्या बचा, dr बाई dt, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, माइनस b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 डिवाइड बाई 100, पाई का वैल्यू तुम्हें पता है 22/7 होता है। यहाँ पर d जो है आपका, ये सिंबल था इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसने गलती से लगा दिया था, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 2 दे रखी है, डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में डिवाइड करना है तो 100 से डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइड बाई 100। तो भाई सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी है, इसको सोल्व कीजिए। ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 10.04 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। देखिए फॉर्मूला यही यूज हुआ, लेकिन हमें डी आर बाई डी टी दे रखा था, इसलिए इस टर्म में मुझे कन्वर्ट करना पड़ा पहले उसको। ओके, ये आंसर दे रखा है, यू कैन चेक दिस आंसर। नेक्स्ट पार्ट है मोशनल ईएमएफ ही है, लेकिन अगर तुमसे बोल दे बच्चों क्वेश्चन में, आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस डायरेक्शन में रोड को मूव करेंगे वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की लेंथ को भी एक डायरेक्शन हम ले सकते हैं। तो ऑटोमेटिक 3 वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास है। तो ईएमएफ का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, अब इससे पहले तो हमने फॉर्मूला लिखा था बी इंटू एल इंटू वी, वो तो एक स्पेशल केस था 90 डिग्री वाला, लेकिन अगर एंगल दे रखा हो तो जो उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है ई यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू, 3 फॉर्मूले बनते हैं, या तो तुम वी और बी का क्रॉस कर दो और उसका एल के साथ डॉट करो, या तुम बी और डीएल का क्रॉस करो और वी के साथ डॉट करो, या तुम डीएल और वी का क्या करो, क्रॉस करो और बी के साथ क्या करो, डॉट करना है। तो ये तीनों काम अगर आप कर सकते हो तो तीनों से आपको ईएमएफ बन जाता है। या इसको जैसे मैं अगर इस फॉर्मूले को देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बी एल वी इंटू साइन ऑफ थीटा, यहां से भी देखो बी एल वी इंटू साइन ऑफ थीटा, यहां से भी देखोगे तो बी एल वी इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये तीनों ही फॉर्मूले ईएमएफ के आपके पास आ जाते हैं। एक जो डायरेक्ट रिजल्ट आपने याद रखना है कि बच्चों अगर आपको बी और वी आपस में पैरेलल दे दें, या V और आपको L पैरेलल दे दे, या आपको B और L पैरेलल दे दे, मतलब इन 3 चीजों में से अगर किसी भी 2 की डायरेक्शन सेम आ गई, 2 पैरेलल आ गए, तो समझ लो ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूं। मान लीजिए आपसे कहा भाई ये एक मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है क्रॉस टाइप का, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक रोड को रख दिया। मान लीजिए ये हमने एक रोड रखा, तो मैं आपसे सिंपल सा डायरेक्शंस पूछूं तो आप बोलोगे कि सर बी का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ हमें दिख रहा है, सो बी का डायरेक्शन अंदर की तरफ दिख रहा है, लेंथ उसकी इस डायरेक्शन में देखो बच्चों, ये है इसकी लेंथ की डायरेक्शन। और अगर तुमसे बोल दूं कि इस रोड को मैं इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि V और L तो पैरेलल आ गया, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी 2 आपस में पैरेलल में नहीं आने चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लगा देते हैं। एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ आपको दे दी आपको, ओके, मूव विद स्पीड, उसको V भी दे दिया आपको, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो सिंपल BLV फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दिया, बोलोगे सर ये तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, अरे टेस्ला को ही वेबर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर बोलते हैं, तो सेम चीज है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला भाई BLV लगाना हमें। B की वैल्यू 0.9 दे रखी है, L की वैल्यू भाई 7 मीटर दे रखी है, V आपका 4/10 है, तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, इसको भी हटा के 10 लगा देता हूं मैं इसको, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.52 वोल्ट। ईएमएफ है ना, वोल्ट में आंसर आ गया। चलिए चेक कर सकते हो, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं इंडिविजुअली कि क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। आपके पास बच्चों एक रोड है, ये मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, और यहां से इसको हमने कर रखा है फिक्स, और ये फ्री टू रोटेट है, ये घूम सकती है। तो चलिए मान लीजिए मैंने इसका रोटेशन ऐसे कंसीडर कर लिया, ये इस एक्सिस के अलोंग ऐसे घूम सकती है, यहां से फिक्स है, और इसकी जो लेंथ है ना L, वो क्या इसकी रेडियस का काम करेगी, तो आप उसको लेंथ को L लिख दो, और इवन तुम रेडियस R भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये रोटेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है उल्टा, मैंने ये भी तुम्हें बोल दिया, यानी इसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रोड जब मूव करती है, उस रोड के जो दोनों एंड्स होते हैं उसके अक्रॉस एक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, यानी ये एक छोटी बैटरी बन जाएगी। और अगर उसमें हम कोई सर्किट जोड़ दें, यानी उससे वायर जोड़ दें, क्लोज सर्किट बना दें, तो करंट भी हमें मिल जाएगा। तो
तो हमें वही निकालना है इस डेरिवेशन के अंदर। तो आई थिंक सो डेरिवेशन समझ के होंगे। मैं कुछ कंसिडरेशन यहाँ बता देता हूँ ताकि वहां इजी हो जाए। तो लेटर से मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया इस रोड पे, और उसका जो साइज है मैंने उसको dx मान लिया, छोटा सा साइज। और यहाँ सेंटर से भी वो कितनी दूर है, लेटर से x डिस्टेंस पे है, और वो जो पार्टिकल है वो लेटर से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऐसे। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैं अगर आपसे पूछूं, फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस वो थोड़ा सा होगा, तो मैं उसको डीई लिख देता हूं। क्या वो होगा, बी इंटू लेंथ इसकी dx है, इंटू जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है v। ओके सर, लिख दिए। अब एक हमें टोटल चाहिए, तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड फॉर रोड, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, क्लोज तो नहीं लगाऊंगा, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी, या इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू वी इंटू डी एक्स। बोलेंगे सर बीवी को बाहर निकालो, भाई ये वो वाली बीवी नहीं है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी को बाहर निकालो, डीएक्स का कर दो। लेकिन ये वेलोसिटी जो है ये भी वेरिएबल है, क्यों, इस पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है, यहाँ वाले की अलग होगी, यहाँ वाले की अलग होगी। तो क्या मैं अगर ये रोटेट कर रहा है ऐसे, तो मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा। v जो है बच्चों वो यहाँ पर वेरिएबल है, एंगुलर वेलोसिटी जो होती है सर्कुलर मोशंस में वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम v को ओमेगा इंटू रेडियस लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू रेडियस। अब रेडियस क्या है, इस छोटे एलिमेंट, ये तो x डिस्टेंस पे, तो ओमेगा इंटू एक्स ये हमारा v का वैल्यू बन जाता है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू ओमेगा इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉन्स्टेंट चीजें मैं बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, b बाहर ओमेगा बाहर, dx सॉरी x का विद रिस्पेक्ट टू dx, लिमिट क्या लगाएं भाई, x एलिमेंट हमारा 0 से लेके कैपिटल R तक होगा, है ना, जितना इसका पूरा रेडियस है। तो b ओमेगा बाहर आया, x का बन जाता है बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आपको पता है 0 से R, बाहर आया हाफ, तो ये हाफ b ओमेगा, पहले अपर लिमिट पुट की R स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट की 0 स्क्वायर, तो हमारा बन गया हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया किस केस में, एक रोड को आप सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस वैल्यू का होगा। ठीक है, ये सारा डेरिवेशन बच्चों इस जगह मैंने करवा दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब और क्यू की पोलैरिटी की बात करें तो इस पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये कैसे पता लगा सकते हो, बस वो जो एलिमेंट लिया था उसका चार्ज प्लस का लेके देख लो किधर जाएगा, नीचे या ऊपर, आप उससे आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, सेंटर पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा और वो पॉजिटिव होगा, यानी ये जो छोटी बैटरी बनी बच्चों, या मैं इस डायग्राम में तुम्हें दिखाऊं, इस डायग्राम में ये जो बैटरी बनी इसका ये जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये वाला होगा नेगेटिवली। तो एक छोटी बैटरी कुछ इस तरह से बन गई है, या छोटा सेल बन गया। ये डेरिवेशन था, मैंने आपको करवा दिया। ओके, एक क्वेश्चन उसके जैसा ही और दे रखा है, ठीक है, आंसर सेम वही है जो हमने पहले किया, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर आर, बट कहा जाता है कि एक डिस्क है हमारे पास, उसको आर रेडियस का, उसको रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसको सोल्व कैसे करना है भाई, डिस्क जो है मैं मान सकता हूं ऐसी बहुत सारी रोड्स को मिला के बना है, जिसके एक एंड कहां पर है बच्चों, सेंटर पे है, और एक कहां है, एक्सिस पे। ऐसे बहुत सारी रोड्स का कॉम्बिनेशन में मान सकता हूं। अब ये सारी की सारी रोड्स में से सिंगल रोड का तो अभी हमने निकाला क्या था, हमने अभी भी कैलकुलेट किया, ईएमएफ ऑफ ईच रोड जो था वो हमारा था हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। और क्या ये सारे रोड ऐसे पैरेलल में जुड़े हैं, और आपको पता होगा पैरेलल में ईएमएफ सेम रहते हैं। ठीक है, ऑल रोड इन पैरेलल है, तो जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ईएमएफ ऑफ ईच रोड, एक का जो है वही सबका होगा, और एक का कितना है बच्चों, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो सबका भी यही आएगा। तो आंसर उसका इतना ही है, बस थ्योरेटिकली के लिए थोड़ा सा हमें बताना है इस चीज को। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, जब पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो ईएमएफ क्रिएट नहीं होता, इंड्यूस नहीं होता। इसका रीजन आप ये भी बता सकते हो कि जो इसकी दो साइड है, लेटर से इसका नाम मैं रख देता हूं पी क्यू आर एस, इसमें जो पी क्यू साइड है और इसका जो एस आर साइड है, इसके अक्रॉस तो ईएमएफ इंड्यूस वैसे भी नहीं होगा। लेकिन जो साइड क्यू आर है, ईएमएफ क्यू आर का और जो ईएमएफ जो पीएस का है वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, जिसकी वजह से इनका जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इस वजह से ऐसा होगा। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास और है, फॉर्मूला बेस्ड है। एक रोड की लेंथ दे दी तुम्हें, सेंटीमीटर में है, मीटर में बदल लेना, 50 डिवाइड बाय 100 करके मीटर में आ जाएगा। रोटेट कर रही है किससे बच्चों,
कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, यानी आपको ओमेगा दे दिया, ओमेगा का यूनिट बिल्कुल ठीक है, रेडियन पर सेकंड में होता है। मैग्नेटिक फील्ड आपको 10 टेस्ला दे रखा है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हील दे रखा है भाई, यानी नॉर्मल केस है, फील्ड परपेंडिकुलर है, तो यही फॉर्मूला लगाते हैं हम ईएमएफ इंड्यूस का, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर वाला ही लगाना है। तो हाफ बी की वैल्यू 10 है, ओमेगा भी 10 है, और आपका आर दे रखा है 5/100 या 50/100, सॉरी 5/10, इसका करना है स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12.5 वोल्ट, ये आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रोड के घूमने से, ठीक है, ये आंसर आप चेक कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं हम बच्चों। सो इस क्वेश्चन में कहा 10 मेटलिक स्पोक्स हैं, मतलब 10 रोड्स हैं छोटी छोटी, हर एक की लेंथ आपको दे दी 0.5, स्पीड दे दी रिवोल्यूशन पर मिनट है, ध्यान से सुनना, रिवोल्यूशन पर मिनट है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब होता है बच्चों आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, ओमेगा अलग से निकलेगा, ध्यान से सुनना, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, क्या है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। पहले तो इसको पर सेकंड में निकालो, तो 120 डिवाइड बाय 60, तो आपका क्या आ जाएगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड आ गया। अब अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है तो 2 पाई मल्टीप्लाई ये होता है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड, ये आपका ओमेगा आ जाता है, ठीक है, बस ये स्टेप मेन था। अब बाकी सब वैल्यूज दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड को एच से लिख दिया क्योंकि अर्थ का है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको 0.4, गोज दे रखा है वो भी, हालांकि इसने कन्वर्जन दे दिया कि टेस्ला में इसको करना है तो -4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टेस्ला आ गया भाई। अब तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, गोल घूम रहे हैं और स्पोक्स है, तो हाफ ओमेगा बी इंटू आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाना है। हाफ ओमेगा की वैल्यू 4 पाई तुम्हें पता है, बी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.4 इंटू 10⁻⁴ इंटू आर स्क्वायर, रेडियस यानी उसकी लेंथ है, तो 0.5 का स्क्वायर। बच्चों इसको सोल्व करें एंड यू विल गेट द वैल्यू 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, ये हमारा क्या आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू आ जाएगा इस केस में, ओके, ठीक है, ये आप आंसर चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा। सो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने फैराडे के लॉज को डिस्कस किया, स्पेशली लेंज लॉ, और उसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, ये बच्चे याद रखना। नेक्स्ट पार्ट जो है हम उसके अंदर इंडक्शन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल, और काफी सारे अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जय हिंद, जय भारत।